हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मेट। आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा कोर्स चल रहा है हिंदी का, ये कंप्लीट कोर्स किया जा रहा है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको पता है कि हिंदी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम चलने वाले हैं थर्ड चैप्टर पे, और ये थर्ड चैप्टर है हमारा शब्द विचार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र तथा आर्थिक इकाई और शब्द वाक्य से बाहर रहते हैं, जैसे अध्यापक, थैला, विद्यालय आदि। ठीक है, और उसमें क्या है कि शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, इसमें ये डेफिनेशन सुनना कि जो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, किंतु जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है यह स्वतंत्र नहीं रह जाता और व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन जाता है। इसका उदाहरण है जैसे कि अध्यापकों ने बच्चों को मिठाई बांटी। अलग अलग है। ठीक है, व्याकरण के नियमों में बंधने से पहले ये तीनों शब्द है, लेकिन जब इनको नियमों से अनुशासित करते अध्यापकों ने बच्चों को मिठाई बांटी, इस प्रकार लिखा जाए, ये शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं? पद। समझ गए? शब्द है अलग अलग, और जब उनको मिला दिया जाता है वो क्या बन जाते हैं? पद। और ये वाक्य में प्रयोग हो गए हैं। अब क्या है कि शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों का वर्गीकरण विद्वानों ने 4 आधार पर किया है। कौन कौन से वो 4 आधार? एक तो स्रोत के आधार पर है, अर्थ के आधार पे है, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब क्या है कि जो पहला पॉइंट है, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। इस पे क्या है, इसकी 5 भेद हैं स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है ज्यों का त्यों, अर्थात जब शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दधी, दुग्ध, मयूर आदि। तत्सम का अर्थ ये होता है ज्यों का त्यों, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द दिखेंगे ना अलग अलग, जैसे ये अब हिंदी में तो दूध बोलते हैं इनको, ठीक है, लेकिन संस्कृत में क्या है? दुग्ध। मोर को हिंदी में मोर ही बोलते, लेकिन संस्कृत में मयूर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या है, जैसे तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा में परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है? जैसे कि लोकल भाषा में बोले जाते हैं, जैसे थप्पड़, खाट, लोटा, पीला, डोर, भिंडी, झंझट, ठेंगा आदि। अब क्या है, जो शब्द संस्कृत या अन्य भाषा के नहीं होते अपितु भारत की विभिन्न जनजातीय या ग्राम्य क्षेत्रों की बोलियों में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द का आपको पता है, जैसे नाम से ये विदेशी शब्द, जैसे फारसी हुआ, पारसी हुआ, इसमें क्या है? विदेशी शब्द का अर्थ है विदेशों में जन्मा, अर्थात जो शब्द संस्कृत या हिंदी भाषा के न होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। फारसी शब्द जैसे आफत, सरदारी, शादी, उस्ताद आदि। हमारे हिंदी व्याकरण में क्या है, मतलब कई शब्द ऐसे हैं हमें लगता है कि ये हिंदी के हैं, एक्चुअली वो हिंदी है ही नहीं। ठीक है, ये मतलब इतिहास से चलता आ रहा है, कई फारसी, पारसी उन्होंने मतलब ऐसे मिक्स कर दिया है हमारे जो संस्कृति, हमारे कल्चर, उनकी लैंग्वेज में भी आ गया। हमारे प्योर तो हिंदी बोलते नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि प्योर हिंदी तो किसी को समझ में ही नहीं आएगी। अब क्या है, अगला पार्ट है संकर शब्द, देशी का पार्ट है, जो शब्द 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जैसे सील अंग्रेजी, बंद फारसी, जैसे इसका क्या होगा? सील बंद। ठीक है, ऐसे ही रेलगाड़ी, रेल है अंग्रेजी का शब्द। ठीक है, रेल को वैसे ट्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, गाड़ी है हिंदी का, तो मिला के दोनों को क्या हो गया? रेलगाड़ी। अब दूसरा पार्ट है रचना के बनावट, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? पहला भेद है ये रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के अर्थ खंड नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कागज शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो क्या बनेगा? का प्लस में गज, ऐसे होंगे जो निरर्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे चावल, लड़की, रात, मकान आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। इनका मतलब कागज, ये ना आप एक सेंस नहीं बन रहे, आप ध्यान से देखो, कागज, चावल, लड़की, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनका मतलब कोई शब्द ही निरर्थक
इनका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब हम तोड़ते हैं दोनों शब्दों का, जब कोई मतलब बने ना, उनको सार्थक कहते हैं। अब इनमें कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो इन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जैसे दो शब्द हो गए, दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं या शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से बनाए जाते हैं। उपसर्ग क्या है, ये आगे, जो आगे लगेगा ना उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, ये उपसर्ग, जैसे शब्द प्लस में प्रति प्लस में उत्तर, क्या है ये, प्रत्युत्तर। और ये प्रत्यय कौन से, धन प्लस में वान, ये हो गए धनवान। ठीक है, तो ये याद रखना, वान हो गए, इनका मतलब बन रहा है। अब वैसे प्रति का भी बन रहा है, उत्तर का भी बन रहा है, धन का भी बन रहा है, वान का भी है, इनका शब्द बन रहा है यौगिक शब्द। इस वजह से क्या कहते हैं, इनको यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि जिनकी योग से मतलब कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, योग से बने होते हैं या शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से बनाए जाते हैं। उपसर्ग लगता है और प्रत्यय लगता है, और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में पूरा मतलब एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि इसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि मतलब क्या है उपसर्ग और प्रत्यय का, कैसे पहचान करते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तीसरा पार्ट है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द कौन से हैं, जो योगी की तरह दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु वे किसी विषय में रूढ़ हो जाते हैं या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, गणेश का हो गया, दशानन रावण का हो गया, पंकज कमल। क्या कहता है योग रूढ़ शब्द कि मतलब जो योगी की तरह ये होते हैं, लेकिन दो या दो अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अब रूढ़ होने का मतलब क्या है, इनका अब अर्थ तो है ही, ठीक है। अब लेकिन है ना, जब इनको योगी की तरह मतलब अब इनका ना कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जैसे गणेश है, गणेश लंबोदर से अलग है, वैसे हमको पता है कि गणेश है। अब जैसे कमल है, कमल, इनका अलग अलग मतलब है, लेकिन मतलब तो एक ही है, जैसे पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, बस योग रूढ़ में यही है कि योग और रूढ़ दोनों शब्द होते हैं, इसमें एक में रूढ़ भी होता है, इसमें यौगिक भी होते हैं। ठीक है, दोनों को शब्द, इसमें नील है और कंठ है, 10 है प्लस में आनंद है। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं ये दो के शब्दों के योग से, परंतु वे किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, योग रूढ़ को याद रखना। अब क्या है, अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर क्या है, दो भेद है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बात, भूत, पानी, वाणी, रोटी, राटी आदि। इनका क्या है कि इनमें बात, पानी, रोटी सार्थक शब्द है, लेकिन जो भूत है, ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक, बात, भूत, पानी, वाणी। लेकिन वाणी, इनका रोटी, राटी, इनका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन बातों बातों में बोल दिया जाता है, तो इनका तो मतलब है ना सार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर क्या है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। पीछे पढ़ा था, जिनका अर्थ निकलता है उसे निरर्थक कहते हैं। निरर्थक कौन से होते हैं, जिन शब्दों का आम बोल चाल भाषा में सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे भूत, अब मैं कह रहा था ना, जैसे भूत, इनका कोई मतलब ही नहीं है। वाणी हुआ, राटी हुआ, कोई मतलब नहीं है। रोटी का मतलब है, ठीक है, पानी का भी मतलब है। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब क्या है, हमारा आ गया चौथा पार्ट, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है कि भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। ये कौन कौन से भेद हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के, दो भेद है, विकारी है, अविकारी। वे शब्द जिनमें वचन, लिंग और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी। जैसे थैला, लड़की, आदमी, वचन, लिंग और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। अब इनमें तो अलग अलग है, लिंग अलग है, ये लड़की हो गई, ये आदमी हो गया, थैला एक वस्तु हो गई, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जो प्रयोग इनका अलग अलग जगह पे प्रयोग होता है, इस वजह से प्रयोग के आधार पर, मतलब सिंपल ये जो बता रखा है ना वही। अब अविकारी कौन से होते हैं,
वे शब्द जिनमें वचन, लिंग, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अपने मूल रूप में रहते हैं, इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं, जैसे आज, कल, धीरे आदि। ठीक है, तो अविकारी किसे कहते हैं? इन्हें अवयव शब्द ही कहते हैं। इनका क्या है कि जो शब्द जिनकी वचन, लिंग, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें क्या है, विकारी में क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, आज, कल, धीरे आदि। ठीक है, अब इसमें क्या है, विकारी शब्दों के भेद है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, निपात। अविकारी शब्दों के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विषयादि बोधक। क्योंकि ये क्या है कि विकारी है, विकारी, इनमें विकार है, मतलब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कोई भी चीज़ होगी विशेषता बतानी हो, सिंपल ही है, लेकिन अब उसमें परिवर्तन लाना है हमें। ठीक है, अब ये काम हो रहा है, ये काम हो गया, जैसे विषयादि बोधक, संबंध बोधक, उसके साथ या उससे। ठीक है, अविकारी, उससे तो हो रहा है, ये क्या है, उससे, से, के, इससे क्या है, संबंध आ रहे हैं, क्रिया विशेषण, कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई संज्ञा होगी, उससे कार्य करवाते क्रिया विशेषण। ठीक है, उससे अविकारी शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। तो विकारी और अविकारी का क्या है, इसमें सिर्फ नाम में मतलब कोई कार्य वगैरह, और जब उनमें भेद हो जाता है, जैसे कि कोई विशेषता, विषयादि बोधक, या कोई क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ऐसे उनको दर्शाना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, जो हमारे हिंदी की अब तक की जितनी भी वीडियो आ रही है और लगातार कंटिन्यू आती रहेगी। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, जो UPSI वगैरह जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, और हिंदी का इम्पोर्टेंस रोल है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।